नमस्कार। हिंदी विद्यार्थियों का सभी हिंदी क्लास में स्वागत है। हम लोग लेसन कर रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने बिंदा लेसन शुरू किया था। तो बिंदा लेसन में आपको बताया था कि ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी माँ मर चुकी है और उसकी सौतेली माँ उसे पालती है, लेकिन पालती क्या है, वो उस पर अत्याचार करती है, उसे नौकरानी की तरह घर में रखती है और उससे घर के सारे काम कराती है। वो पानी भरती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है और इतना ही नहीं, अपने सौतेले भाई जो मोहन उसका छोटा सा भाई है, अभी कुछ ही महीने का, बैठ भी नहीं सकता, वो इतने छोटे भाई के लिए दूध गर्म करती है, उसे पिलाती है, सब करती है। और सौतेली माँ का काम क्या है, सिर्फ बैठकर वो अपने बेटे की मालिश करती है और हुक्म चलाती है बिंदेश्वरी पर, और उसे डांटती रहती है और मरने की बददुआएं देती है कि मरती भी नहीं अभागन, और इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर क्या देख रही होती है, नहीं मोहन का दूध कब गर्म होगा, ऐसे कहकर उसे उस पर हमेशा चिल्लाती रहती है। तो लेखिका जो उसके पड़ोस में रहती है वो देखती है कि बिंदा जो है उसकी बहुत तारीफ करते थे उसके घर में। उसकी माँ कहती है कि देखो बिंदा कितनी अच्छी लड़की, उसकी जैसी बनो। तो हमेशा बिंदा के जैसे बनने की बात करते थे। उस बिंदा से ऐसी क्या गलती हो जाती है कि उसकी सौतेली माँ उसे डांटती रहती है। तो ये सवाल उसके मन में आता है, वो भी उस समय जब सर्दी के महीने में लेखिका जो है वो छोटी थी, बिंदा उससे बड़ी थी। तो लेखिका की माँ उसको उसकी नौकरानी जो है बहुत देखभाल करते थे लेखिका की, और जब सर्दी के महीने में जब धूप निकल आती थी तब उसे उठाते थे और उसे गर्म पानी से नहलाते थे, उसको जूते जुराब स्वेटर सब पहनाकर उसे गर्म दूध पीने को देते थे। तो इतनी उसकी देखभाल होती थी। और उस समय बिंदा के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी, चाची उसे डांटती थी, मरने की बददुआ देती थी, आंखें निकालने की बात करती थी और जल्दी काम करने के लिए कहती रहती थी। तो ये सुनकर लेखिका को बहुत दुख होता था और वो सोचती थी कि बिंदा से ऐसी क्या गलती हो गई है जो उसे डांट पड़ रही है। तो ये देखने के लिए वो छत पे चली जाती थी और छत पे जाकर देखती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। तो देखती कि बिंदा जो है वो बहुत काम कर रही है और उसकी दादी जो माँ है, उसकी सौतेली माँ उस पर चिल्ला रही है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे पेज नंबर, हाँ। तो लेखिका देखती छत पे खड़ी होकर कि उसकी बिंदा क्या कर रही है। तो देखती बिंदा तो बहुत काम कर रही है, पानी भर रही है, झाड़ू लगा रही है, कभी चूल्हा जला रही है, सब करती हुई देखती थी और सोचती थी इतना काम बिंदा करती है, वो तो मेरे से ऐसा काम इतना कभी नहीं हो सकता। और इतना करने पर भी उसको क्यों डांट पड़ रही है ये बात उसको समझ में नहीं आती थी, क्योंकि लेखिका भी बहुत छोटी थी, उन्हें पता नहीं था कि सगी माँ कभी इतना नहीं मार सकती है, ये तो सौतेली माँ ही ऐसे काम करती है। तो इसके बाद एक बार बिंदा और जब वो फुर्सत में थे तो बिंदा और लेखिका छत पे बैठे थे और छत पर बिंदा ने आकाश की तरफ इशारे करके कहा, पहले वो तारे गिन रहे थे, 1 2 3 4 तारे गिन रहे थे। तो तब बिंदा ने एक बहुत चमकीले तारे की तरफ इशारा करके कहा, देखो वहाँ है मेरी अम्मा, वो मेरी अम्मा है। सुनकर लेखिका को आश्चर्य हो कि क्या कि सबकी 2 अम्मा होती है, एक घर में और आकाश में। तो बिंदा ने उसे समझाया कि नहीं, जिनकी अम्मा मर जाती है या जिनकी अम्मा को भगवान बुला लेता है वो जो है आकाश में तारा बनकर अपने बच्चों को देखती है, और घर में जो आती है नई नवेली दुल्हन बनकर श्रृंगार करके आती है वो नई अम्मा होती है। तो कभी भी वो सौतेली माँ शब्द का प्रयोग नहीं करती, वो कहती है वो नई अम्मा जैसी होती है। तो अब लेखिका सोचती कि अच्छा, नई अम्मा ऐसी होती है जो मारती है, काम कराती है। तो लेखिका अपनी माँ से जब मिलती है शाम को तो वो सोते समय तो अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम कभी चमकीला तारा मत बनना, और नहीं तो क्या होगा, नई अम्मा घर में आएगी और वो मुझे ऐसे ही मारेगी जैसी बिंदा की माँ है, और मुझे फिर दूध नहीं मिलेगा, बिस्किट नहीं मिलेगा। ऐसे कहकर वो डर जाती है और माँ का पल्लू पकड़कर बड़ी मुश्किल से उसे नींद आती है। तो इस तरह से लेखिका की माँ को समझ नहीं आता कि बिंदा लेखिका ऐसी बातें क्यों कर रही है। दरअसल उसके मन में अब डर बैठ जाता है कि नई अम्मा आने से बच्चों के संग बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इतना मैंने किया था। तो पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 से मैंने किया था, और 35 में आप देखेंगे 1 2 3 4 पैराग्राफ में देखें, बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताई चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाते मुंह के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताई चाची का ही काला मोटा और घुंघरालू बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपनी स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन
चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखराकर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुला जाने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के हों। तो लेखिका बता रही है कि बिंदा को हमेशा पनिशमेंट मिलता था, उसको सजा मिलती थी। गलती करने पर भी सजा मिलती थी और कई बार गलती ना करने पर भी सजा मिलती थी। तो बताया है कि एक बार क्या हुआ, जैसे कि अब बिंदा को कितनी तरह की पनिशमेंट मिलती थी। बताया है कि लेखिका देखती थी कि गर्मी के महीने में, गर्मी के मौसम में बिंदा को क्या है आंगन में खड़ा कर देते थे। आंगन में जहाँ पे पूरा फर्श बहुत गर्म हो रहता था, पैर जलते रहते थे, उधर उसको नंगे पैर खड़ा कर देते। बेचारी कभी एक पैर पे खड़ी होती, फिर वो पैर जलने लगता तो उस पैर को ऊपर करके दूसरे पैर को नीचे रखती। तो इस तरह से वो एक एक बारी बारी से एक एक पैर पे बेचारी खड़ी होकर वहाँ धूप में उसे सजा मिलती थी। फिर कभी उसे खंबे से बांध दिया जाता था, दिन भर भूखी प्यासी ऐसे रस्सी से बांध देते, वैसी बेचारी लटकी हुई वहीं पर बंधी हुई खड़ी रहती थी और नई अम्मा आराम से अपनी खटिया पे बैठी रहती थी। और कभी नई अम्मा और उसका बेटा मोहन छोटा वो खटिया पे सो रहे होते थे। तब बिंदा की क्या जिम्मेदारी थी कि पंखा लेके, मतलब हाथ का जो पंखा होता उससे उनको हवा करते रहना, क्योंकि उस समय सीलिंग फैन तो नहीं थे, इलेक्ट्रिक भी नहीं थी, तो हाथ से पंखा करते थे। तो नई अम्मा और उसके बेटे को हवा करने की जिम्मेदारी बिंदा की होती थी। तो इस तरह से बिंदा को ये भी सजा मिलती थी, यानी कभी उसे फर्श आंगन में जलती धरती पर उसे खड़ा कर दिया जाता, कभी उसे रस्सी से बांध दिया जाता तेज दोपहरी में, और कभी अम्मा जब सोती तो नई अम्मा को हवा करना पड़ता था। तो ये तो उसकी गलतियों के सजा उसे मिलती थी। कभी कभी बिना गलती के भी उसे सजा मिलती थी। जैसे कि बताया कि एक बार जब उसके पिताजी खाना खा रहे थे तो उनके खाने में एक बाल निकल कर आ गया। अक्सर ये घरों में होता है, खाना पकाते क्योंकि लेडीज तो पकाती हैं, उनके बाल गिरते हैं तो कभी खाने में आ जाते हैं, तो ये सभी घर में होता है। तो यहाँ पर जब बिंदा के पिता जब खाना खा रहे थे, अब क्योंकि खाना तो ये बनाती थी बिंदा, तो उनके खाने में एक काले रंग का घुंघरालू बाल आ गया। अब काले रंग का घुंघरालू बाल जो था वो अच्छी तरह से पता चलता था कि वो उसकी नई अम्मा के सिर का बाल है, क्योंकि उन्हीं के काले घुंघरालू बाल थे। और बिंदा के बाल में जो थे वो भूरे और बिल्कुल मुलायम और सीधे बाल थे। उसमें वो तेल नहीं लगाती थी, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लगते थे। उसकी अम्मा धोती नहीं थी और इस बेचारे से धोया नहीं जाता था, अपने छोटे छोटे हाथों से अपने कैसे बाल धोना है धो लेती थी। बाल गंदे रहते, उलझे रहते, कंघी भी नहीं कर पाती थी, तो फिर भी उसके बाल बहुत सुंदर लगते थे। तो इतने सुंदर सीधे और हल्के भूरे बाल जो थे बिंदा के थे। अब जो बाल खाने में निकला था वो काले रंग का घुंघरालू बाल था, तो जाहिर है कि वो बिंदा का बाल नहीं है, कोई भी देखकर पहचान सकता है। फिर भी क्या है, उसकी नई अम्मा ने क्या किया, बिंदा को पनिश किया। बिंदा को पनिश किया और उसकी पनिशमेंट में उसे क्या मिला, उसके पूरे सिर के बाल काट दिए। उसी समय नाई को बुलाया, जो बार्बर होता है, उस बार्बर को बुलाया, उसके सामने बिंदा को बैठा दिया और बिंदा के पूरे बाल सिर से जो है उसको पूरा गंजा कर दिया, पूरे बाल निकाल दिए और उसे गंजा कर दिया। और उन बालों उसको गंजा उसके बाल पूरे ले जाके डस्टबिन में कचरे में फेंक दिए, कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। और बिंदा बिल्कुल भी नहीं रोई, बिल्कुल भी चीखी नहीं तो बच्चे लोग ऐसे समय में नाई को देखकर डर जाते हैं और उनके बालों का अगर कोई काटे तो वो बहुत चीखते हैं, बहुत रोते हैं। लेकिन बिंदा बिल्कुल भी नहीं रोई, ऐसे उसका सर झुका के उसे बैठा दिया नाई के सामने और वो खामोश ऐसे बैठी रही जैसे सिर भी उसका है और नई अम्मा का, बाल भी नई अम्मा के हैं। कुछ भी उसने अपना दुख तकलीफ कुछ भी प्रकट नहीं की। लेकिन लेखिका जो है उनको बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उन्हें बिंदा के बाल बहुत प्रिय थे, उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। भूरे हल्के बाल जो हवा से उड़ते थे, उसके मुंह पे बिखरे रहते थे, तो वो बहुत ही अच्छे लगते थे। लेकिन बिंदा को सजा मिली और वो सजा जो गलती उसने नहीं की थी, उसके बाल खाने में नहीं निकला था, उसके पिताजी के खाने में, वो उसकी नई अम्मा का बाल था, लेकिन पनिशमेंट बिंदा को मिला। तो इस तरह से बिंदा को तरह तरह की सजाएं मिलती थी और उसको गलती की सजा भी मिलती थी और कई बार बिना गलती किए भी उसको सजा मिल जाती थी। जैसा कि इस बार हुआ, खाने में बाल निकला और वो बिंदा के सिर के पूरे बाल उसकी नई अम्मा ने काट दिए। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी अंगुलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो गई। पंडिताई चाची से कहकर मैं दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। तो क्या कहा है, एक बार बिंदा से सचमुच गलती हो गई। वो अपने सौतेले भाई के लिए दूध गर्म कर रही थी, चूल्हे पे रखा हुआ था पतीला और अचानक दूध उफनने लगा। अब जल्दी जब दूध उफना तो वो घबरा गई और आसपास कोई कपड़ा भी जल्दी में वो नहीं पकड़ पाई और हाथों से ही उसने उसे उठाकर नीचे उतार दिया। उतारते समय वो पतीली उसके हाथ से छूट गई, क्योंकि हाथ जल रहा था। पतीली हाथ से छूट गई और दूध जो है इतने दूर से ऐसे गिरा तो उसके पैरों पे भी गिर गया।
लेखिका भी उस वक्त वहीं बैठी थी, उन्होंने देखा, पहली बार बिंदा को उन्होंने इतनी जोर से रोते हुए देखा। इतना तो वो अपने बाल कटने पर भी नहीं रोती, लेकिन अब वो जो है अपने पैर जलने से वो रोने लगी और वहीं बैठकर रोती रही काफी देर तक। तो लेखिका सोचने लगी कि ये यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही है, इसे अपनी माँ के पास जाना चाहिए और उनसे कोई दवा लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि लेखिका की जब भी चोट लगती थी उसकी माँ उसकी दवा लगाती थी। तो यहाँ पे बिंदा अपनी माँ के पास क्यों नहीं जा रही, क्यों उनसे नहीं कह रही कि मेरे पैर जल गया, दवा लगा दो। तो ये देखकर लेखिका को आश्चर्य हुआ और इतना ही नहीं बल्कि बिंदा जो है लेखिका से कहती है कि तुम मुझे कहीं छिपा दो, तुम मुझे कहीं छिपा दो, नहीं तो मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दूध गिर गया है, पैर जला है, इसकी वजह से डांटनी पड़ेगी। दूध गिर गया है तो नई अम्मा जो सौतेली माँ है वो उसको मारेगी। तो इस डर से वो जो बिंदा कहने लगी कि तुम मुझे कहीं अपने घर में छिपा दो वरना मुझे मार पड़ेगी। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांघकर आने वाली पंडिता चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए चारा घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी, कोठरी का अंधकार भी मुझे कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए बैठी थी, मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। तो अब लेखिका से कहा बिंदा ने, मुझे कहीं छिपा दो नहीं तो माँ मारेगी। अब लेखिका उसे अपने घर में लेकर आ गई और उसमें ऊपर बिल्डिंग थी, एक मंजिल का घर था। अब लेखिका समझ नहीं पा रही उसे कहाँ छुपाए, क्योंकि वो छोटी बच्ची है तो छुपाने के लिए कहाँ लेके जाए। पहले तो सोचा माँ के पास ले जाऊँ, फिर सोचा कहीं मेरी माँ भी डांटेगी तो माँ के पास भी लेकर नहीं गई। फिर दूसरे कमरों में ढूंढ रहे कहाँ किस कमरे में छुपे, सब कमरे में बच्चे दोनों दौड़ रहे हैं, छुप रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस कमरे में छुपना अच्छा रहेगा। तभी पंडिताई चाची के चिल्लाने की आवाज आई, यानी कि उन्होंने रसोई में आकर शायद देख लिया कि वहाँ बिंदा नहीं है और पतीले का दूध नीचे गिरा पड़ा है। तो गुस्से के मारे उनका सर खराब हो गया कि दूध गिरा दिया और वो बिंदा को ढूंढने लगी और बिंदा बिंदा को करके चिल्लाने लगी। इतनी जोर से चिल्लाई कि आवाज उनके लेखिका के घर के अंदर तक सुनाई देने लगी। उसकी आवाज सुनते दोनों बच्चे डर गए, लेखिका भी और बिंदा भी, और सामने जो भी कमरा पहले दिखाई दिया उसी में वो घुस गए। तो वो जो कमरा था वो कोठरी थी, उसमें खिड़की वगैरह कुछ नहीं था। तो वो कौन सा कमरा था, उसमें गाय के लिए चारा घास वगैरह उसमें भरी जाती थी। तो दोनों उसमें घुस गए। अब उसमें घास भरी जाती थी तो वो घास जो बहुत चुभ रही थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी, फिर भी लेखिका और बिंदा दोनों वहाँ पे घुस गए और घास में छिपकर बैठ गए। अब उस दरवाजा भी बंद कर लिया, अब अंदर अंधेरा था और घास भी चुभ रही थी। तो लेखिका को उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बिंदा खामोश लेखिका का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ पूरे ठंडे बर्फ हो रहे थे ठंड डर के मारे। तो दोनों चुपचाप बैठे रहे, लेखिका डर रही थी और बिंदा आराम से वहाँ बैठी हुई थी। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा क्या सवेरा हो गया। तो अब वो इतनी देर तक बैठे रहे कि पता नहीं चला कितनी देर बैठे हैं। उधर लेखिका को नींद आ गई और नींद आने के बाद बहुत देर बाद जब नौकर आया गाय के लिए घास निकालने के लिए, तो उसने देखा दोनों बच्चों को, वहाँ दोनों लड़कियां बैठी हैं, तो वो उसने शोर मचा दिया, चिल्लाने लगा। तो वो शोर सुनकर बिंदा की आंखें खुली और तब उसने पूछा कि क्या सुबह हो गई, यानी उनकी तो नींद लेखिका ने पूछा क्या सुबह हो गई। तो उनका नौकर जो गोपी था उसने शोर मचाया था, तो उससे लेखिका पूछ रही थी कि क्या सुबह हो गई है। इसका मतलब लेखिका इतना देर सोई कि उनको लगा कि सुबह हो गई है और वो रात भर सोती रही है। माँ ने बिंदा के पैरों पर तेल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताई चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न ही अपील का अधिकार। तो अब जो है नौकर गोपी ने देख लिया दोनों लड़कियां वहाँ छिपी हुई हैं, उनको ले जाके माँ से मिलवाया, माया ने लेखिका की माँ। तो लेखिका की माँ के पास ले गए, तो लेखिका की माँ ने देखा कि बिंदा का पैर जल गया है दूध से, तो उन्होंने उसमें ऑइंटमेंट लगाया। ऑइंटमेंट क्या था, बस चूने का पानी और तिल का तेल, ये लगाया, घरेलू इलाज है, तो होम रेमेडी बोलते हैं ना, घरेलू इलाज, तो उन्होंने किया। और उसके बाद अपने नौकर जो गोपी है उसके साथ बिंदा को उसकी माँ के पास भेज दिया और कुछ समझाया भी होगा तो वहाँ भेज दिया। अब इसके बाद क्या हुआ लेखिका को पता नहीं, बिंदा भी उनसे मिलने नहीं आई, लेखिका भी उसे मिलने के लिए नहीं गई। कई दिन हो गए और लेखिका सोचती कि क्या हुआ होगा, क्या बिंदा को उसकी सौतेली माँ ने मारा होगा, लेकिन और उन्हें विश्वास था कि जरूर मारा होगा, क्योंकि अगर
जो सौतेली माँ है वो जो छोटी छोटी बात पे जब बिंदा को पनिश करती है तो दूध गिरने पर तो उसे जरूर बहुत मारा होगा, क्योंकि पंडिताइन चाची की जो अदालत है उसमें माफी नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां पे उसको जरूर सजा मिलती ही थी। तो बिंदा को भी सजा मिली होगी ऐसा लेखिका को विश्वास था। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहां हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंसकर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भरकर ना जाने कैसा हो गया था, और मैले सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछोने में भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर, दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछोने के चारों ओर चक्कर काटते बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है यह मैं नहीं जानती थी। इसी से मैं इस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर वह काम कर जाती है। तो अब क्या हुआ, बिंदा बहुत दिन तक नहीं आई और आंगन में भी नहीं दिखाई दी। लेखिका ने छत पे जाकर देखा कि शायद वहाँ काम करते हुए नजर आ जाए, कभी चूल्हा जला रही है, पानी भर रही है, झाड़ू वो करती थी, वहाँ पे छत से दिखाई देता था। तो लेखिका ने सोचा मैं अपनी छत से देख लूंगी। तो देखा तो आंगन में भी वो काम करते हुए नजर नहीं आई। फिर लेखिका ने अपनी नौकरानी से पूछा, उसकी नौकरानी का नाम है रुकिया। तो नौकरानी से पूछा कि बिंदा क्यों नहीं आ रही है मिलने के लिए। तो नौकरानी ने बताया कि उसके घर में महारानी आई है। सुनकर लेखिका ने पूछा क्या मैं उनसे नहीं मिल सकती? तो सुनकर नौकरानी हंसने लगी और कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब लेखिका को लगा कि क्यों ऐसा बोल रहे, कौन महारानी आई है, उसे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सोचा मैं ही जाकर देखूंगी। तो दोपहर के समय जब सभी घर के लोग सो गए थे और कोई भी बाहर नहीं था, तब लेखिका चुपके से अपनी माँ से भी छुपकर, अपने नौकरों से छुपकर बिंदा के घर गई। और बिंदा के जब घर गई तो उन्होंने देखा कि बिंदा जो है खटिया पे पड़ी है, कोई नहीं है, उसकी सौतेली माँ भी वहाँ नहीं है, और बिंदा जो है एक खाट के ऊपर सोई हुई है और बहुत ही बीमार है। उसकी इतनी कमजोर हो गई है, उसके चेहरे पे चेचक के पूरे दाग हैं, आंखें अंदर धंस गई हैं, उसके कपड़े पूरे गंदे हैं, यहाँ तक कि जिस बेड पे वो पड़ी थी वो बिस्तर भी बहुत गंदा था, उस पर वो पड़ी हुई थी और वो बीमार थी। बिंदा ने लेखिका को देखा तो उन्होंने बताया कि शायद से कि मुझे चेचक आ गया, मैं बीमार हूँ, और जो मेरी सौतेली माँ है वो ऊपर के कमरे में रहती है और सौतेले भाई को भी वो अपने साथ ले गई है, मेरे साथ नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर रहने से उनको भी वो बीमारी चेचक हो जाएगी, उनके बच्चे को हो जाएगी। और देखभाल करने के लिए एक नौकरानी रख ली है, वो आती है सुबह शाम बिंदा को जो है जो भी उसकी जरूरत की चीज़ है, खाना पानी दवा, वो देकर चली जाती है। तो ये देखकर लेखिका को आश्चर्य होता है कि बिंदा इतनी बीमार है और उसके पास देखभाल करने के लिए ना तो उसके पिता उसके साथ बैठे हैं, ना उसकी माँ बैठी है, ना डॉक्टर हैं, और ना दवा की शीशियाँ, मतलब मेडिसिन की जो बॉटल होती है वो उसके पास रहनी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेखिका जब कभी बीमार होती थी तो उनके बेड के एक तरफ पिताजी बैठते थे, एक तरफ माँ बैठती थी, माँ उनके सिर पर हाथ फेरती थी, डॉक्टर आते थे, उसको चेकअप करते थे, मेडिसिन देते थे, बहुत सारी टैबलेट्स की शीशियाँ उसके सिराने टेबल पे रखी रहती थी, तो पता चल जाता था कि यहाँ पे एक इंसान बीमार है। लेकिन बिंदा बेचारी अकेली पड़ी है, ना कोई उसकी देखभाल करने वाला है, ना उसके पास कोई दवाई देने वाला है, और ऐसे कैसे इंसान बीमार हो सकता है, ये बात लेखिका को समझ में नहीं आ रही थी। फिर तो बिंदा को देखना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरी सादिया उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित होगी। तो उसके बाद लेखिका उस दिन तो चली गई, और लेकिन बाद में जब माँ को पता चला छुप कर ये बिंदा से मिलने गई तो माँ डर गई और उन्होंने लेखिका पे नज़र रखना शुरू कर दिया कि वो बिंदा से मिलने के लिए ना जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि बिंदा को चेचक है। जो भी अब आपको पता है कि जिनको भी चिकन पॉक्स होता है उनको अलग रूम में रखा जाता है, क्योंकि जो भी उसके पास जाएगा उसे भी वो चिकन पॉक्स हो जाता है। तो इसलिए अब लेखिका जो है उसकी माँ भी परेशान हो जाती है कि बेटी बिंदा से मिलने गई है, कहीं इसको चिकन पॉक्स ना हो जाए। एक बार तो छुप कर चली गई, अब दूसरी बार इसको जाने नहीं देना, तो वो बिंदा पे लेखिका के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा। तो इस वीडियो में मैं कर रही थी कि एक दिन सवेरे, तो यहाँ पे पेज नंबर 37 तक हुआ है। 37 में यह आगे का मैं अगले वीडियो में करूंगी, इस वीडियो में इतना ही काफी है।